भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेरे पुराने साथी डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, संसद में मेरे साथी भाई पंकज चौधरी जी, महाराजगंज जिला अध्यक्ष श्रीमान अरुण शुक्ल जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और रैली के प्रभारी श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान प्रभुदयाल चौहान जी, जिला महामंत्री श्रीमान ओम प्रकाश पटेल जी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्रीमान कृष्ण गोपाल जायसवाल जी, जिला महामंत्री श्रीमान परदेसी रविदास जी, पूर्व विधायक एवं लोकसभा के पालक चौधरी शिवेंद्र सिंह जी, जिला महामंत्री श्रीमान प्रमोद त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान जनार्दन गुप्ता जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पनियारा से श्रीमान ज्ञानेंद्र सिंह जी, नौतनवा से श्रीमान समीर त्रिपाठी जी, फरेंदा से श्रीमान बजरंग बहादुर सिंह जी, पिपराइच से श्रीमान महेंद्र पाल सिंह जी, सीसवा से श्रीमान प्रेम सागर जी पटेल, महाराजगंज से श्रीमान जय मंगल कनौजिया जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए महाराजगंज के मेरे प्यारे भाई और बहनों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, मैं महाराजगंज पहले भी आया था, आज फिर एक बार मुझे आपके बीच आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए, हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। इन 5 चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने जिस उमंग के साथ, जिस उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाया है, भारी मतदान किया है, शांतिपूर्ण मतदान किया है, इसलिए
मैं उत्तर प्रदेश के इन 5 चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण का हिसाब लोगों ने लगा लिया है। अब बचने की कोशिश उनके लिए बेकार है। उत्तर प्रदेश की जनता 15 साल का गुस्सा निकाल रही है और इस चुनाव में जिन्होंने 15 साल तक उत्तर प्रदेश पे जुल्म किया है, उत्तर प्रदेश को लूटा है, इन सबको चुन चुन करके साफ करने में लोग लगे हैं। भाइयों बहनों, देश भर में मैं स्वच्छता अभियान चला रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने तो स्वच्छता अभियान को एक नया आयाम दे दिया है। सारी गंदगी राजनीति से हटाने का उत्तर प्रदेश ने फैसला कर लिया है, 5 चरण में करके दिखाया है। भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के भी 7 चरण है। और जब इंद्रधनुष के 7 रंग देखते हैं तो मन पुलकित हो जाता है। एक नया ओज और तेज का निर्माण हो जाता है, नई आशाएं बंध जाती है। तो इंद्रधनुष के 7 रंग की तरह ये 7 चरण के चुनाव का 6वां और 7वां चरण आपके हाथों में है। भाइयों बहनों, हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं ना, गरीब व्यक्ति सब्जी देता होगा, खरीदने वाला भी गरीब होगा, खरीद करके ले लेता है। दूध बेचने वाला दूध बेचता है और हम दूध लेने जाते हैं, बेचने वाला भी गरीब, लेने वाला भी गरीब। जब दूध दे देता है या सब्जी दे देता है तो आखिर में वो मां कहती है, अरे भाई जरा वो 2-3 मिर्ची जरा डाल दो। तो सब्जी बेचने वाला उसका हिसाब नहीं लगाता है, बोनस में थोड़ी सब्जी, थोड़ी और पत्तियां वगैरह गिफ्ट में दे देता है। 10 रुपये की सब्जी खरीदी होगी तो भी बोनस के रूप में थोड़ा बहुत दे देता है। दूध खरीदते हैं, 500 ग्राम दूध लेंगे और फिर कहेंगे भाई जरा थोड़ा और, तो 2 चम्मच और डाल देता है। करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? हर कोई बोनस देता है कि नहीं देता है? गिफ्ट देता है कि नहीं देता है? 5 चरण के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को विजय दिला दिया है। 6 और 7 वालों ने बोनस देना है। गिफ्ट देनी है आपको और ऐसा बोनस दीजिए, ऐसा बोनस दीजिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों तक जैसा बहुमत नहीं मिला है, ऐसा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को मिलना चाहिए। भाइयों मिलेगा, मिलेगा, ताकत से बोलिए, मिलेगा पक्का? सपा बसपा कांग्रेस, सपा बसपा कांग्रेस। भाइयों बहनों, ये चुनाव गरीबों के हक का चुनाव है। ये चुनाव
अपराध से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव शोषण से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव भाई भतीजेवाद से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव अपने परायों के बीच भेद से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव सबको समान अवसर मिले इसके लिए है। ये चुनाव ऊंच और नीच की भेद रेखाओं को तोड़ने वाला चुनाव है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को एक रस बनाना, उत्तर प्रदेश को एकता से रंग देना, शांति, एकता, सद्भावना घर घर पहुंचाना, इस चुनाव के बाद एक नया उत्तर प्रदेश बनाना, इस सपने को लेकर के हम आए हैं और इसको हमें पूरा करना है भाइयों। भाइयों बहनों, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्रीमान अखिलेश जी 6 महीने से कह रहे हैं काम बोल रहा है, काम बोल रहा है। काम बोल रहा है कि कारनामे बोल रहे हैं? आप बताइए, काम बोल रहा है कि कारनामे बोल रहे हैं? काम बोल रहा है, कारनामे बोल रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी को बुरा लग जाता है कि मोदी जी ऐसा क्यों बोलते हैं। चलो भाई, हमारी बात मत मानो, प्रधानमंत्री की बात मत मानो, काशी के सांसद की बात मत मानो, मोदी की बात मत मानो। आपकी अपनी बात हमें माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? जो अखिलेश जी ने कहा है वो तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं जरा देख रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है up.gov.in, ये यूपी सरकार खुद क्या कह रही है, उन्हीं का डॉक्यूमेंट, और आज सुबह का, पुराना नहीं, आज सुबह का, उनकी वेबसाइट कहती है, और वो मेरी बात को पूरी ताकत देती है, समर्थन देती है। अखिलेश जी कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। यूपी सरकार की वेबसाइट क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है वहां लिखा है लाइफ इन उत्तर प्रदेश इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, और न ही कोई यमराज की तरफ से चिट्ठी आई है। ये तो स्वयं अखिलेश जी की सरकार की, उनकी सरकार की अधिकृत वेबसाइट कह रही है। भाइयों बहनों, आगे कहते हैं, इन दिस रिस्पेक्ट्स उत्तर प्रदेश रिजेंबल्स सहारन अफ्रीका। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की हालत अफ्रीका में सहारा के रेगिस्तान जैसी है।
बताइए भैया अखिलेश जी, आप ये कहें हम आपका भी न माने क्या? अब आज मेरा भाषण पूरा होने ही अफसरों पर गाज गिरेगी। ये सच क्यों बोल दिया? मोदी ने पकड़ लिया। भाइयों बहनों, बहुत है, मैं समय लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज मैं पूरा उनका कच्चा चिट्ठा निकाल करके लाया हूं। उनकी अपनी वेबसाइट का है जी। भाइयों बहनों, जो लोग जनता जनार्दन को झूठे वादे करते हैं, झूठ फैलाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे विपक्ष के लोग किस प्रकार से बातें करते हैं। वे पहले कहते थे, एक साल पहले आपने सुना होगा, आर्थिक विकास चौपट हो गया है, देश तरक्की नहीं कर रहा है, जीडीपी नहीं हो रहा है। ऐसा ही कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? जब मैंने 8 नवंबर को रात को 8 बजे टीवी पर आकर के ये कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा देश जग गया, 500 और 1000 की नोट गई। भाइयों बहनों, तब इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मोदी जी हमें समझ नहीं आ रहा है कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा था, आर्थिक दृष्टि से छलांग लगाने को तैयार हो गया था, उसी समय नोट बंद करके आपने पैर क्यों काट लिए? चित भी मेरी, पट भी मेरी। पहले कहते हैं आर्थिक विकास हो नहीं रहा, नोटबंदी कर रहा हो तो बोले चौपट कर दिया, सब चल रहा था, अच्छा जा रहा था, तुमने ब्रेक लगा दी। फिर क्या किया? 3 महीने से आपने सुना होगा, रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया। और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, हार्वर्ड आगे बढ़ेगा कि हार्ड वर्क देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है।
कल जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी भाइयों, कोई आंच नहीं आने दी। मैं देशवासियों का, ईमानदार लोगों का, मेहनतकश लोगों का, किसान भाइयों बहनों का, मेरे देश के नौजवानों का सर झुका करके नमन करना चाहता हूं, सर झुका करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि विरोध के बीच, झूठी बातों के बीच देश पीछे चला जाए तो चला जाए, अपनी राजनीति का चूल्हा जलता रहे। ये खेल करने वालों को पूरी तरह परास्त करके देश की जनता ने विकास दर को आगे बढ़ाया है। शत शत नमन मेरे देशवासियों, आपको शत शत नमन है। देश के प्रधान सेवक का आज आपको शत शत नमन है। आपने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। फिर एक बार देशवासियों को मेरा शत शत नमन है भाइयों। भाइयों बहनों, आप देखिए, पिछले दिनों कल जो आंकड़े आए हैं, अब उनको परेशानी है। अब सच्चाई छुप नहीं सकती साहब, सत्य बाहर आकर के रह गया। तो अब क्या कह रहे हैं, आंकड़े कहां से आए, क्या पता ये आंकड़े सच है कि झूठ है। सभी सरकारों में आंकड़े जहां से आते हैं, हमारी सरकार में भी वहीं से आंकड़े आते हैं। जिन आंकड़ों के सहारे पिछले 10 साल से आप देश को समझाते थे, वही आंकड़े खुद बोलते हैं। ये काम और कारनामे की कथा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम की कहानी है भाई, गर्व करने वाली कहानी है। खनन के उद्योग, और मैं अवैधानिक रूप से, गैर कानूनी तरीके से खनन होकर रहा है उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। अखिलेश जी, आपका इसमें कुछ नहीं है। आप तो अवैध खनन माफियाओं के लालन पालन को रोकने में सफल नहीं हुए हैं। खनन 7.5% वृद्धि, बिजली गैस करीब करीब 6.8% वृद्धि, 2016-17 का खरीफ का अनुमान, खरीफ के उपज में 9.9% वृद्धि, रबी में 6.3% उपजे, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7 की वृद्धि, और महंगाई पर लगाम। भाइयों बहनों, देश को यही अर्थनीति का मॉडल चाहिए, और देश आगे बढ़ रहा है, देश तेजी से बदल रहा है, ये हमने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये परेशान है। पहले कह रहे थे हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, दूसरे कह रहे थे 27 साल यूपी बेहाल। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे यूपी बेहाल, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने यूपी को किया बेहाल। और जब चुनाव का बिगुल बजा तो बेहाल कहने वाले, बेहाल करने वाले दोनों गले मिल गए। भाइयों बहनों, ये लोग और ज्यादा बेहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और ज्यादा बेहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और ज्यादा बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे?
एक की एक्सपर्टाइज है पूरे देश को बर्बाद करने की, दूसरे की एक्सपर्टाइज है उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की। ये दोनों बर्बाद करने वाले मिल जाए तो कुछ बचेगा क्या? इनको कभी भी जीतने देना चाहिए क्या? और मैं हैरान हूं, अगर हम 3 दिन भी गांव जाएं, शहर का बच्चा 10वीं 12वीं का बच्चा 3 दिन भी गांव चला जाए, किसानों से मिले, खेत में जाके आए, बात करके आए, तो उसको खेत कैसा होता है, फसल कैसी होती है, पौधा किसका होता है, पेड़ किसका होता है, तुरंत समझ आ जाता है। आता है कि नहीं आता है भाई? उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है क्या? कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, बड़े कमाल के नेता है। हम तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनको बहुत लंबी आयु दे, दीर्घायुष्य बनाए। वो कल मणिपुर गए थे। मणिपुर आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा ज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगेगी। भाई फैक्ट्री में आलू होता है क्या? आप तो बताइए भाई, आलू फैक्ट्री में होता है क्या? आलू फैक्ट्री में होता है क्या? अब कांग्रेस के पास ऐसे नए होनहार लोग हैं जो कोकोनट का जूस बेचेंगे लंदन में, उत्तर प्रदेश में लगाएंगे आलू की फैक्ट्री। आपको कौन बचाएगा भाई? इनसे आपको कौन बचाएगा है बताइए। भाइयों बहनों, समझ आ नहीं रहा है आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के गरीबों की भलाई के लिए क्या करना चाहते हैं। जरा हिसाब तो दो। आजादी के बाद 50-60 साल तक आपके एक ही परिवार ने राज किया है। उत्तर प्रदेश में कभी बुआ तो कभी भतीजा तो कभी भतीजे के पिता, यही चलाते रहे हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या इससे उत्तर प्रदेश का भला होगा क्या? कैसे सरकार चलाई है? उत्तर प्रदेश में करीब करीब 30 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। 30 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। भारत सरकार ने सपना संजोया है, संकल्प किया है, योजना बनाई है, रुपयों का आवंटन किया है कि 2022 5 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होंगे।
आजादी के 75 साल कैसे हो? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन महापुरुषों ने अपनी जिंदगी लगा दी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल आजादी के लिए जूझते रहे, लक्षावधि लोग, एक दो नहीं, मैं नाम सबका नहीं बोल पाता, लक्षावधि लोग, लाखों लोग दशकों तक लड़ते रहे, जेलों में जिंदगी गुजारते रहे, फांसी के तख्त पर चढ़ते रहे, काला पानी की सजा भुगतते रहे, तब जाकर के आजादी मिली है। वो आजादी के जब 75 साल हो, क्या आजादी के 75 साल होने के बाद भी हिंदुस्तान के हर गरीब को उसका अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को भी छत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? घर भी ऐसा हो जिसमें शौचालय भी हो, घर ऐसा हो जिसमें बिजली भी आती हो, घर ऐसा हो जहां नलके में पानी भी आता हो, घर ऐसा हो जहां गैस का चूल्हा भी हो, घर ऐसा हो जहां बच्चों को पढ़ने के लिए बैठने की जगह भी हो। ऐसा घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, आज तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की। हमारी सरकार ने हिम्मत की है कि हम 2022 में हिंदुस्तान के हर परिवार को रहने के लिए उसका घर देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 30 लाख परिवार हैं। एक परिवार के 5 लोग हम गिने तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको अपना घर नहीं है, रहने के लिए उनके पास छत नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, जब भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती है कि 30 लाख लोग कौन है, उनकी सूची भेजिए, हम आपको पैसे देना चाहते हैं, हम मकानों का काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार ने नाम भेजने चाहिए कि नहीं भेजने चाहिए? गरीबों के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों, गरीब का कोई धर्म संप्रदाय नहीं होता है। गरीब बेचारा गरीब होता है, उसे तो 2 टाइम खाना मिले, रहने को घर मिले, बच्चों को पढ़ाई मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, एक अच्छी सी जिंदगी गुजारने का सपना होता है। हम ये पूरा करना चाहते हैं। कोई भेदभाव के बिना, न धर्म का भेदभाव, न जाति का भेदभाव, न शहर और गांव का भेदभाव, गरीब यानी गरीब एक ही तराजू से तोला जाएगा, गरीब यानी गरीब। भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, काम बोलते हैं कि कारनामे बोलते हैं। अखिलेश जी, हमें हमारी सरकार ने आपको 13 चिट्ठियां लिखी, 13। हमारे शहरी विकास मंत्री ने चिट्ठियां लिखी। उत्तर प्रदेश के शहरों में 30 लाख परिवारों को घर देने के लिए नाम की सूची दीजिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे पाई, अब गरीब को घर मैं देना चाहता हूं, कैसे मिलेगा? गरीब को घर देने में रुकावट पैदा करने वाली ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? गरीबों को घर दिला सके ऐसी सरकार लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? भाइयों बहनों, और जब उन्होंने लिस्ट भेजा तो कितना भेजा? शहरों में 30 लाख परिवारों में से सिर्फ 11,000 का ही लिस्ट भेजा। अब आप अंदाज लगा सकते हैं 11,000 कौन होंगे, किसकी सूची बनाई होगी, कैसे पसंद किए होंगे? यही खेल खेले होंगे ना। ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, हमारी सरकार हर घर में
बिजली देना चाहती है, 24 घंटे बिजली देना चाहती है। हमने उत्तर प्रदेश के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपया लगाना तय किया ताकि हर घर में 24 घंटे बिजली मिले। आप हैरान होंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार के पैसों का भी खर्चा नहीं कर पाई। पैसे ऐसे कैसे सड़ रहे हैं और लोग अंधेरे में जी रहे हैं। भाइयों बहनों, काम कैसे होना चाहिए, उनको काम की परवाह नहीं है। मैं आज मेरे गरीब भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, जरा आप विचार कीजिए, राजनीति में वादे करने वाले दल चुनाव में आते हैं, जाति जाति के भांति भांति के भाषण भी करते हैं। जब मैं लाल किले से प्रधानमंत्री बनने के बाद बोल रहा था और लोगों को मैंने कहा कि आप कमाते हैं, पैसे हैं, घर में 2-2 गाड़ियां हैं, आप गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो? गैस की सब्सिडी छोड़ दो, मैं गरीब को गैस देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरे देश के 125 करोड़ परिवारों ने, सवा करोड़ परिवारों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी और मैंने फैसला किया कि मैं गरीब मां जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, उसके शरीर में लकड़ी का चूल्हा जलाने के कारण खाना पकाते समय जो धुआं होता है, गरीब मां के शरीर में एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। 400 सिगारेट का धुआं उस गरीब मां के शरीर में जाता है। जब मां खाना पकाती है, छोटे छोटे बच्चे वहां खेलते हैं, ये धुआं उन छोटे छोटे बालकों के शरीर में भी जाता है। आप मुझे बताइए, जिस मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता हो, जिस बच्चे के शरीर में इतना धुआं जाता हो, उनकी तबीयत कैसे अच्छी रहेगी? वो बीमार होगी कि नहीं होगी? उन गरीब मां को कौन बचाएगा? भाइयों बहनों, आज दिल्ली में प्रधानमंत्री के पद पर एक गरीब मां का बेटा बैठा है। वो गरीब मां के दुख को भली भांति समझता है, वो गरीब मां की पीड़ा समझता है। और हमने तय किया कि मैं गरीब माताओं को ये लकड़ी के चूल्हे से आने वाले धुएं से मैं बचाना चाहता हूं। सरकारी खजाना खाली हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं मेरी गरीब माताओं को, गरीब बच्चों को बचाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमने सपना संजोया, संकल्प किया, धन आवंटन किया। 3 साल में 5 करोड़ हिंदुस्तान के गरीब परिवारों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंच जाएगा, मुफ्त में गैस का कनेक्शन लगा दिया जाएगा और गैस के चूल्हे से गरीब भी खाना पकाएगा। भाइयों बहनों, जैसे हिंदुस्तान के अमीर के घर में भी जो चूल्हा जैसे जलता है, वैसा ही चूल्हा मेरे गरीब घर में भी जलेगा। ये मैंने काम शुरू किया और अभी तो 1 साल नहीं हुआ है योजना को लागू किए, 10-11 महीने हुए हैं, लेकिन करीब करीब 1.25 करोड़ परिवारों में गैस का सिलेंडर पहुंच गया, गैस का कनेक्शन दे दिया गया। भैया, इन माताओं को हमने बचा लिया, बाकी परिवारों को आगे बचा लेंगे। हमारे महाराजगंज में अब तक 90,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर दे दिया गया है, गैस का कनेक्शन दे दिया। 90,000! 70 साल तक जो काम सरकार नहीं कर पाई, वो हमने 11 महीने में करके दिखाया। भाई, कुशीनगर अब तक 2.25 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल चुका है।
गोरखपुर में 1.25 लाख महिलाओं को मिला है। देवरिया में करीब 1 लाख लोगों को, सिद्धार्थनगर में 82,000 महिलाओं के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच चुका है। काम कैसे होता है? जिस उस घर में जाओगे, गैस के चूल्हे पर चाय बना करके मां गरीब पिलाएगी, तब पता चलेगा काम का टेस्ट क्या होता है। वो चाय के टेस्ट में कैसे काम की महक आ रही है, ये पता चल जाएगा भाइयों बहनों। उसके लिए टीवी में इश्तेहार नहीं देना पड़ता, चाय की चुस्की में ही पता चल जाता है कि काम कैसे होता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में गरीब से गरीब भी बिजली का जो बल्ब उपयोग करता है, वो ज्यादा बिजली का बिल देता है। गरीब को कम बिजली का बिल आए, ऐसा लट्टू चाहिए, ऐसा पंखा चाहिए, ताकि महीने भर में उसके 100-200 रुपया, 250 रुपया बच जाए, बिजली का बिल कम हो जाए, तो उन पैसों से घर के छोटे बच्चों को वो दूध पिला सके। और इसलिए हमने बिजली की बचत करने वाले, बिजली के बिल को कम लाने वाले एक नए प्रकार के एलईडी बल्ब आते हैं, वो एलईडी बल्ब लगाने का अभियान चलाया। भाइयों बहनों, पहले की सरकार की थी तब भी एलईडी बल्ब था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो एलईडी बल्ब बिकता था, वो लट्टू बिकता था 350-400 रुपये में। हमने एलईडी बनाने वालों को बुलाया, हमने बताओ कितना खर्चा होता है। हमने कहा गरीब को लूटते हो, क्या समझते हो? हिसाब लेना शुरू किया, जरा पूछताछ शुरू की, वो तता फपा करने लगे। मैंने कहा सही बताइए क्या हो रहा है, बताओ। 350-400 रुपये कैसे मारते हो तुम लोगों से? भाइयों बहनों, मैं पीछे पड़ गया, हिसाब पक्का कर लिया। जो एलईडी बल्ब 400 रुपये में बिकता था, आज 80 रुपये में बिकना शुरू हो गया। सरकार गरीब के लिए काम कैसे करती है, ये जीता जागता उदाहरण है। और उसके कारण आज हिंदुस्तान में 21 करोड़ लट्टू, 21 करोड़ बल्ब एलईडी के लग चुके हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश में हम इस काम के लिए लगे हुए हैं। और जो 21 करोड़ एलईडी के बल्ब लगे हैं ना, उजाला ज्यादा आया, बिजली का खर्चा कम आया। और ये लट्टू, पहले वाला लट्टू अगर 1 साल चलता था तो ये 2.5-3 साल तक खराब नहीं होता है, ऐसा लट्टू ले आए। बताइए गरीब को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? देश में जो एलईडी के बल्ब लगाए हैं, लोगों के जेब में पूरे देश में करीब 11,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। 11,000 करोड़ रुपया बचना ये छोटा काम नहीं है भाइयों, क्योंकि गरीब के जेब से बचा है, गरीब की भलाई का काम हमने किया है। भाइयों बहनों, हमारे महाराजगंज में 1,13,000 एलईडी बल्ब लग चुके हैं। गोरखपुर में 6,73,000 बल्ब लग चुके हैं। देवरिया में 2,40,000 बल्ब लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर समझाते जाकर के, और लोग इसका फायदा ले रहे हैं, और उसका भाइयों बहनों लोगों को लाभ मिलता है। मेरे किसान भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पहले जब चाहिए तब यूरिया मिलता था क्या? जोरों से बताइए, मिलता था क्या? मिलता था क्या? जितना चाहिए उतना मिलता था क्या? अच्छा, यूरिया 10 दिन के बाद आए तो कोई फायदा है क्या? खेत में जब चाहिए तब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फसल को जरूरत हो तब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो आलू की फैक्ट्री लगाने की जिसकी समझ हो, नारियल का जूस निकालने का जिनका ज्ञान हो, उनको ये पता नहीं था
कि यूरिया किसान के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं जब प्रधानमंत्री बना, पहले ही महीने में ढेर सारी चिट्ठियां मुख्यमंत्रियों की आई। क्या आया? मोदी जी यूरिया दीजिए, यूरिया दीजिए, यूरिया दीजिए। हमारे यहां यूरिया कम है। अब मैं तो नया नया था, एक महीने में करूंगा क्या, लेकिन बाद में दिमाग लगाया, काम शुरू किया। भाइयों बहनों, मैंने देखा कि नाम तो किसान का था, सब्सिडी किसान के नाम से कटती थी, लेकिन यूरिया खेत में नहीं जाता था, किसान के पास नहीं जाता था, खेती के काम नहीं आता था। फैक्ट्री से यूरिया निकलता था और उसकी चोरी होती थी, और चोरी होकर के वो यूरिया केमिकल के कारखानों में पहुंच जाता था, और वे उसमें से कुछ दूसरी चीज बना देते हैं और केमिकल डाल करके, और अरबों खरबों रुपया कमाते थे, किसान का लूट लेते थे। भाई, हमने तय किया हम यूरिया का नीम कोटिंग करेंगे। जब नीम कोटिंग बोलते हैं तो गरीब किसान को लगता है कि ये कौन सी नई बलाई, ये कौन सा विज्ञान है। भाइयों बहनों, बड़ी सिंपल बात है। गरीब का बेटा हो ना, तो बात छोटी छोटी समझ जाता हूं जी। कुछ नहीं किया, छोटा सा काम किया। यूरिया के कारखाने लगे थे, वहां अगल बगल के गांवों की महिलाओं को कहा कि आपके यहां जो नीम के झाड़ है, उन नीम के झाड़ की जो फली है वो नीचे गिरती है, उसको इकट्ठी कीजिए, कारखाने वाले उसको खरीद लेंगे। गरीब को फली का पैसा मिलने लगा। उस फली का तेल निकाला, तेल निकाल करके यूरिया में मिक्स कर दिया और किसानों को देना शुरू कर दिया। ये हो गया नीम कोटिंग यूरिया। कितना सिंपल है। लेकिन नीम कोटिंग करने के बाद मुट्ठी भर यूरिया भी किसी केमिकल वाले के काम नहीं आएगा। अब वो नीम वाला यूरिया जमीन पे खाद का वही काम कर सकता है, उसका कोई और उपयोग हो ही नहीं सकता है। बताइए, चोरी गई कि नहीं गई, भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया, बेईमानी गई कि नहीं गई, किसान को काले बाजारी से यूरिया लेना था, बंद हुआ कि नहीं हुआ, समय पे यूरिया मिलने लगा कि नहीं मिला, यूरिया के लिए कतार खड़ी रहनी पड़ती थी, बंद हुआ कि नहीं हुआ, यूरिया काले बाजारी में लाना था, बंद हुआ कि नहीं हुआ, यूरिया ले जाने वालों पर पुलिस डंडे मारती थी, बंद हुआ कि नहीं हुआ। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में एक भी मुख्यमंत्री मुझे यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखता है। भाइयों, यूरिया समय पर पहुंच रहा है। अब मुझे बताओ भाइयों, 400 रुपये में एलईडी बल्ब बेचने वालों का 80 रुपया हो जाए तो वो मोदी पे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मोदी को ठीक करने के लिए कुछ बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे? करते होंगे ना। ये यूरिया चोरी चोरी कर करके अपने केमिकल में उपयोग करते थे, उनकी दुकान बंद हो गई। ये धन्ना सेठ मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी तो मुफ्त की कमाई बंद हो गई तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मोदी उनको आंख में चुभता होगा कि नहीं चुभता होगा? लेकिन ये किसके लिए कर रहा हूं भाइयों? ये किसके लिए कर रहा हूं? ये गरीबों के लिए कर रहा हूं, मेरे किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? किसके लिए कर रहा हूं? भाइयों बहनों, मैंने गरीबों के लिए काम करने के लिए व्रत लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए तय करके निकला हुआ इंसान हूं। आप मुझे बताइए, दवाइयां, बीमार गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर परिवार में कोई बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग का परिवार हो, शिक्षक हो, सरकारी बाबू हो, पुलिस वाला हो, भाइयों बहनों, अगर
मध्यम वर्ग के परिवार में भी अगर एकाध व्यक्ति भी बीमार हो जाए, एकाध व्यक्ति भी बीमार हो जाए, भाइयों बहनों, तो घर का पूरा बजट बर्बाद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बेटी की शादी रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है? अस्पताल का खर्चा महंगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दवाई का खर्चा गरीब को और मार देता है कि नहीं मार देता है? हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, अब हृदय रोग की बीमारी थोड़ी अमीरों की रही है, गरीब के घर में भी आती है। और जब घर में गरीब को हृदय रोग की बीमारी आ जाए, कैंसर की बीमारी आ जाए, डायबिटीज आ, दवाई लेने जाए तो पूरी कमाई दवाई में चली जाए। भाइयों बहनों, कैंसर में 30-30 हजार रुपए की गोली, 30,000 रुपए आप विचार कीजिए, महीने में एक गोली भी लेनी होगी तो गरीब हो, मध्यम वर्ग का आदमी हो, शिक्षक हो, सरकारी बाबू हो, छोटा पुलिस वाला हो, 30,000 रुपए की गोली कहां से लाएगा भाई? वो तो मौत के इंतजार करेगा कि नहीं करेगा? मैंने इन दवाई बनाने वालों को बुलाया, मैं कहा आओ भाई, ये क्या 30,000 की गोली में क्या जादू है, जरा बताओ तो मुझे, क्या डालते हो अंदर? इतनी गोली का 30,000 रुपया कैसे लेते हो तुम, बताओ? हर चीज का हिसाब मांगा, क्या क्या डालते हो, कितना खर्चा होता है, मेहनत कितनी लगती है, दफ्तर का कितना खर्चा, सब लगाओ। मैंने कहा पैकेजिंग का खर्चा भी लगाओ। भाइयों बहनों, साल भर लगा रहा और बाद में 800 दवाइयों की मैंने सूची बनाई, 800 दवाइयां, और मैंने कहा ये 800 दवाइयां जो किसी भी बीमार व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, ऐसी महंगी दवाई गरीब मध्यम वर्ग का व्यक्ति नहीं ले सकता है। दवाई के दाम करने पड़ेंगे कम, मुनाफा होगा कम, आपको सीधे चलना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, 30,000 रुपए में जो गोली बिकती थी, मैंने उसकी कीमत 3,000 रुपया कर दी भाई। 80 रुपये में जो दवाई बिकती थी, वो दवाई 12 रुपये में बिकने के लिए मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति के घर में बीमारी आएगी तो उसका खर्चा बचेगा कि नहीं बचेगा? वो दवाई करवाएगा कि नहीं करवाएगा? इतना ही नहीं, हृदय रोग की बीमारी हो जाए, बड़ी जबरदस्त पीड़ा हो, उठाकर को रिश्तेदार को लोग अस्पताल ले जाएं, तो डॉक्टर कहेगा इनको दिल का दौरा पड़ा है और जो हृदय में खून ले जाने वाली नली है ना, वो चिपक गई है, इसलिए खून नहीं जाता है, इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए अंदर एक स्टेंट लगाना पड़ेगा, स्टेंट लगाने पड़ेगा। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में उसको छल्ला बोलते हैं, छल्ला लगाना पड़ेगा। फिर वो गरीब आदमी कर्ज लेकर के भी कहता है भाई कैसा भी करो इसको बचा लो, ये घर का महत्व का व्यक्ति है, इसकी जिंदगी बचा लो। तो डॉक्टर कहता है कि ये वाला छल्ला लगाना है 45,000 रुपया, ये वाला छल्ला लगाना है तो 1.25 लाख रुपया। तो बीमार आदमी पूछता है कि 45,000 का क्या होगा? तो कहता है कि साहब 45,000 वाला लगाओगे तो 4-6 साल तो निकाल देगा, बाद में कह नहीं सकते, लेकिन ये 1.25 लाख वाला लगाओगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, जिंदगी भर वो चल जाएगा। गरीब आदमी भी सोचता है भाई बच्चा जिंदा रहना चाहिए, पति जिंदा रहना चाहिए, पिता जिंदा रहना चाहिए, मां जिंदी रहनी चाहिए। वो कहता अच्छा करो भाई 1.25 लाख वाला लगा दो। अब अंदर क्या डाला कौन देखने जाता है? खोल करके देखते हैं कि क्या डाला, सही डाला गलत डाला। भाइयों बहनों, मैंने छल्ला बनाने वालों को बुलाया, मैंने कहा यार इतना महंगा कैसे गरीब आदमी लेगा, उसको भी हृदय रोग की बीमारी होगी तो जाएगा कहां? इनको बुलाया, मैंने कहा जरा मुझे बताओ कितना खर्चा होता है, कैसे होता है बताओ, छल्ले में क्या क्या लगाते हो, कितना खर्चा होता है, सारा हिसाब लगाया भाइयों बहनों। और मैंने अभी 15 दिन पहले हुक्म कर दिया 45,000 का छल्ला
7,000 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। 1.25 लाख का छल्ला 25-27 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा। बताओ भाइयों बहनों, ये गरीब के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं? ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं? धन्ना सेठ मुझ पे कितने ही नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन ये सरकार गरीबों के लिए है। ये सरकार गरीबों की मदद करने के लिए है। ये सरकार गरीब को ताकत देने के लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सारा मेरा परिवार है और उनका कल्याण करना यही मेरा मकसद है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का विकास करना होगा तो यहां शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में बेटी सूरज ढलने के बाद अकेली घर के बाहर जा सकती है क्या? आप बताइए जरा, आपसे पूछ रहा हूं, जा सकती है क्या? बेटी सलामत है क्या? कोई नागरिक सलामत है क्या? आपकी जमीन सुरक्षित है क्या? आपका घर सुरक्षित है क्या? कोई भी आकर के कब्जा कर लेता है कि नहीं कर लेता है? बेटियों पे बलात्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? निर्दोषों को मौत के घाट उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता है? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हत्याएं बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये मां बहनों की इज्जत लूटने का खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में थाने को समाजवादियों का कार्यालय बना दिया गया है, समाजवादियों का दफ्तर बना दिया गया है। थाने में पुलिस वाला शिकायत दर्ज नहीं कर पाता जब तक कि समाजवादी की अनुमति न मिल जाए, पैसों का खेल न हो जाए, तब तक शिकायत तक दर्ज नहीं होती है। भाइयों, ये बंद करना है। इसलिए भाइयों बहनों, शांति, एकता, सद्भावना, इस मंत्र को लेकर के उत्तर प्रदेश ऐसा होनहार बने, ऐसा सामर्थ्यवान बने, उत्तर प्रदेश का भविष्य बदल जाए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का भविष्य बदल देगा। उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपने जनपद में रोजगार मिले, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। गुजरात से गोरखपुर तक 2,500 किलोमीटर से भी लंबी हम पाइपलाइन लगा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपयों की लागत से उसमें गैस आएगा, गैस के आधार पर बिजली बनेगी, गैस के आधार पर कारखाने लगेंगे, यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, ये काम हम कर रहे हैं। और इसलिए मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, महाराजगंज के मेरे भाइयों बहनों, 5 चरण तेजस्वी रूप से आगे बढ़ चुके हैं। ये इंद्रधनुष, छठवां रंग केसरिया रंग आपके हाथ में है। पूरे इस इलाके में एक भी सीट सपा, बसपा, कांग्रेस को जानी नहीं चाहिए। इस ताकत से विजय दिलाइए। पूरी तरह भाइयों बहनों, ऐसा भव्य विजय दिलाइए कि उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा खुल जाए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, किसानों का मसीहा नरेंद्र मोदी, गरीबों का मसीहा नरेंद्र मोदी,
भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय अरुण शुक्ल जी से आग्रह करूंगा कि सभा की समाप्ति की घोषणा करने का कष्ट करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी। आप सबका बहुत बहुत आभार। जनपद की 5 सीटों पर